नमस्ते बच्चों, ठीक हो आप सब लोग। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। आज हम 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेसन नंबर 12 पाठ का नाम है सफलता की चुनौतियाँ। पाठ 12 सफलता की चुनौतियाँ। सफलता की चुनौतियाँ, इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। ओके ना। इस पाठ को यह एक साक्षात्कार पाठ है, यानी इंटरव्यू है बच्चों। ओके, तो हम इसको पढ़कर समझेंगे कि इस पाठ में किस विषय के बारे में बताया गया है और क्या है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87 देखिए। फर्स्ट है उन्मुखीकरण। ध्यान से करना बच्चों पढ़ते समय, और अपना क्लास वर्क और स्टडी मटेरियल भी पास में ही रख लेना, ठीक है। देखिए, पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। पेज नंबर 87 उन्मुखीकरण। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में ही अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता, कोई नृत्यकार, तो कोई कुछ। वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है, और यह अनुच्छेद विकलांगों के बारे में है, अपाहिजों के बारे में है, यानी जिन लोगों को जीवन जीने में दिक्कत होती है, जो नॉर्मल नहीं है, जिनका शारीरिक विकास नैसर्गिक रूप से नहीं हुआ, यानी नॉर्मलता से नहीं हुआ, कुछ कमजोरियां हैं, उनमें कुछ कमियां हैं, लैकिंग्स है। ऐसे लोग आज समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि अपनी कमजोरी को एक चैलेंज के रूप में लेकर अपने जीवन में लक्ष्य यानी गोल की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में कई मुसीबतें आती हैं, और ये लोग उसे खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में भी अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। ऐसे कमजोर लोगों को समाज में दुर्लक्ष्य किया जाता है, उनके ओर लक्ष्य नहीं दिया जाता, उन्हें इग्नोर किया जाता है। कई समस्या उनके जीवन में उत्पन्न की जाती है समाज की तरफ से, तो ये लोग वहाँ पर भी नहीं डरते। समाज में रहकर अपनी समस्या यानी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन यानी समाधान भी खोजते हैं, ढूंढते हैं। इनकी इस कोशिश से ही ये लोग आज इस तरह से कोशिश यानी प्रयास यत्न कर रहे हैं। इसीलिए आज ऐसी कमियां लिए हुए भी, कई शारीरिक कमजोरियां लिए हुए भी व्यक्ति तेज धावक बन रहे हैं, डांसर बन रहे हैं यानी नृत्यकार, और अन्य क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और वे साबित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वह कुछ पा सकता है। जो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खोजता है वो जीवन में कुछ भी पा सकता है। समझ में आया बच्चों? इसलिए
कभी निराश न होना। निराशा को तोड़कर आशा की किरण खोजने निकलना, तभी जीवन में सफलता की चोटी पा सकोगे बच्चों। समझ में आ गया? यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। विशेष आवश्यकता वाले मुसीबतें कैसे पार करते हैं? दूसरा प्रश्न है, हमें किन किन विषयों में विशेष आवश्यकता वालों की सहायता करनी चाहिए? और तीसरा प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले को सहानुभूति की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। क्यों? कारण सहित बताइए। तो इसके प्रश्नों में उत्तर आपके स्टडी मटेरियल से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 174 खोलिए। बोला, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले मुसीबतें कैसे पार करते हैं? इसका उत्तर देखिए। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते हैं। विषय को एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, ये समाज से ही अपना समस्या का खोज करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है बच्चों। और दूसरा प्रश्न है, हमें किन किन विषयों में विशेष आवश्यकता वालों की सहायता करनी चाहिए? इसका उत्तर इस तरह लिखिए। हमें कभी विशेष आवश्यकता वालों की सहायता करते रहना चाहिए। विद्यालय में उनका प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सड़क पार करते समय उनकी मदद करनी चाहिए। उनके अधिकार पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। समाज में उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना है आपको बच्चों। और तीसरा प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले को सहानुभूति की नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। क्यों? कारण सहित बताइए। उत्तर इस तरह लिखिए। आजकल समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनको सबको प्रोत्साहन अत्यंत जरूरी है। वे लोग हर काम आत्मविश्वास से करते हैं। वे जीवन में कामयाब बनने के लिए एक चुनौती के रूप में काम करते हैं। उनके मन में हम लोग धैर्य और साहस की प्रेरणा देना चाहिए। वे लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए। उनकी मुसीबतें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से आपके स्टडी मटेरियल में सारे प्रश्न उत्तर सहित दिए हैं बच्चों। ध्यान से पढ़िए, फिर सोच विचार कर अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए बच्चों। ठीक है ना? अब हम पाठ के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। अगला भाग है उद्देश्य। इस पाठ को इस 10वीं के प्रथम भाषा हिंदी के पाठ्य पुस्तक में यानी टेक्स्ट बुक में देने के पीछे क्या उद्देश्य है वह समझेंगे। सफलता की चुनौतियाँ साक्षात्कार पाठ है। इस विधा के द्वारा छात्रों में प्रश्न निर्माण, उत्तर प्रत्युत्तर देने की क्षमता एवं आत्मविश्वास का विकास करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। सफलता की चुनौतियाँ, यह पाठ बच्चों एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार क्या बताया था? इंटरव्यू, पता है ना? किसी सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू ले जाता है और उनके अनुभवों को, उनके जीवन परिचय को आप छात्राओं को परिचित कराकर उनसे आप कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आप आगे बढ़े, हर समस्या का समाधान ढूंढे। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और आप छात्राओं में आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस तरह के पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में दिए जाते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, विधा विशेष। साक्षात्कार प्रश्नोत्तर विधा है जिसमें उत्तर प्रत्युत्तर की श्रृंखला प्रश्नों के माध्यम से चलती रहती है। वास्तविक शब्दों में जो व्यक्ति
साक्षात यानी प्रत्यक्ष हो उसे इस विधा में संचालन करते हैं, किंतु आजकल दूरभाष और ऑनलाइन द्वारा भी साक्षात्कार लिया जा रहा है। बच्चों, साक्षात्कार यह एक प्रश्नोत्तर विधा होती है। प्रश्नोत्तर विधा यानी प्रश्नोत्तर पद्धति होती है। ओके, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उत्तर दिया जाता है, यानी उत्तर प्रत्युत्तर की श्रृंखला में यह विधा आगे बढ़ती है। और साक्षात यानी प्रत्यक्ष व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होता है और उससे प्रश्न पूछकर उसके उत्तरों द्वारा जानकारी हासिल की जाती है। मगर आजकल दूरभाष यानी सेलफोन और ऑनलाइन द्वारा भी साक्षात्कार किए जा रहे हैं। बच्चों, समझ में आ गया? अब आप क्या कीजिए, एक बार उद्देश्य और विधा विशेष साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम इस पाठ के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। मैं बार बार आपको रीडिंग करने के लिए कहती हूँ। साइलेंट रीडिंग का अर्थ है मौन वाचन, यानी आपको मन में ही पढ़ना होता है बगैर प्रोनाउंसिएशन किए, अपनी आंखों से देखकर हर प्रश्न, हर शब्द का उच्चारण, हर वाक्य का उच्चारण मन में कर सोचते हुए पढ़ना ही मौन वाचन कहा जाता है। इस विधा से, इस पद्धति से आपका विचार शक्ति का विकास होता है, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, शब्द पावर यानी शब्द भंडार, वर्ड पावर बढ़ता है। और आगे जाकर इस तरह करते करते आपको हर प्रश्न का उत्तर आप स्वयं शब्दों में लिख पाओगे। इस स्थिति को आप पहुँच जाते हैं। बच्चों, आप बड़े बच्चे हो, 10th क्लास के बच्चे हो, और जोर जोर से पढ़ना छोड़िए, मौन वाचन की आदत डाल लीजिए, साइलेंट रीडिंग। तो चलिए, अभी आपको साइलेंट रीडिंग करना है उद्देश्य और विधा विशेष की, फिर हम इस पाठ के विषय प्रवेश की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, इधर देखिए। अब हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 विषय प्रवेश पढ़ेंगे। ठीक है ना? विषय प्रवेश पढ़िए इस तरह। पढ़ रहे हो? ध्यान से सुनिए। आज के समाज में विशेष आवश्यकता वाले भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कभी अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करते, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनकी इस कोशिश में वे कई मुसीबतें खुशी से पार करते हैं। यही नहीं, वे समाज में ही अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं। इनकी इस कोशिश से कोई धावक बनता तो कोई नृत्यकार, कोई संगीतज्ञ, कोई वेट लिफ्टर बनता है। वे साबित करते हैं कि जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है वही कुछ पा सकता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, ओके, जो व्यक्ति समाज में शारीरिक कमजोरियां लिए हुए पैदा होते हैं या किसी घटनावश उन्हें शारीरिक कमजोरियां आ जाती हैं, दुर्घटनावश, एक्सीडेंट के कारण या फिर जन्म से कोई शारीरिक कमजोरियां हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे विकलांग, अपाहिज, शरीर से कमजोर व्यक्तियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर वे डरते नहीं, निडर होकर धैर्य से
हर समस्याओं का समाधान समाज में ही खोजने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन ध्येय को पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसमें से कई व्यक्ति आज दुनिया के तेज धावक बन गए हैं, वेटलिफ्टर बन गए हैं और समाज के कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम जानेंगे। इस पाठ में भी ऐसे एक व्यक्ति का साक्षात्कार दिया है जो शारीरिक कमजोरियां लिए हुए है। वो व्यक्ति कौन है, उसकी शारीरिक कमजोरी क्या है और उसने उस कमजोरी को अपनी शक्ति कैसे बना लिया और जीवन के ध्येय को किस तरह उसने पूरा किया, वो इस व्यक्ति का साक्षात्कार पढ़कर, इंटरव्यू पढ़कर हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। साक्षात्कारकर्ता यानी जो इंटरव्यू लेता है उसे साक्षात्कारकर्ता कहते हैं। साक्षात्कारकर्ता प्रीति जी, नमस्कार। देखिए, हम समय पर आ गए हैं आपसे बातचीत करने, हंसते हुए। नमस्कार नमस्कार, बैठिए, मैं भी आई। भीतर से मिक्सी चलने की आवाज़। साक्षात्कारकर्ता मन में, अरे मुझे तो कहा कि समय का बहुत ध्यान रखती हूँ, कहाँ रह गई प्रीति जी। ट्रे में 2 गिलास लिए प्रीति जी का प्रवेश। प्रीति मोंगा मेज पर गिलास रखते हुए, बाहर बहुत गर्मी है, लीजिए पहले थोड़ा जूस पीजिए, गिलास पकड़ाते हुए। साक्षात्कारकर्ता आश्चर्यचकित भाव से उनकी आंखों की ओर देखते हुए, प्रीति जी यह क्या। प्रीति मगर, मैं अपना सब काम स्वयं करती हूँ, काम भी अच्छा होता है और आनंद भी आता है। चलो अब कुछ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। साक्षात्कारकर्ता प्रीति जी, आप दृष्टिहीन होते हुए भी एक सफल महिला मानी जाती हैं। सफलता या कामयाबी को आप किस अर्थ में लेती हैं। प्रीति मोंगा, मेरे लिए कामयाबी का अर्थ है सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना। जिसने सबसे ज़्यादा असफलताओं का सामना किया हो, जिसने सबसे अधिक चुनौतियों को स्वीकारा हो और संघर्ष कर उन पर विजय पाई हो, वही व्यक्ति सफल कहलाने का अधिकारी है। मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ, मेरे सामने अनगिनत चुनौतियाँ हैं। साक्षात्कारकर्ता, किसी कार्य में असफल होने पर आपको कैसे लगा है। प्रीति मोंगा, चलते समय रास्ते में गड्ढे आते हैं, गिरने पर किसी की सहायता से उठूंगी, पर अगली बार रास्ता बदलूंगी और खुद उठूंगी। असफलताएं हमें उठाने के लिए हैं। यदि यही सोचते रहे कि गाड़ी जैसी चल रही है, चलती रहे, तो कभी सफलता नहीं पा सकते। साक्षात्कारकर्ता प्रीति जी, आप क्या जन्म से। प्रीति मोंगा, नहीं, मैं 6 वर्ष की थी, तभी पाठशाला में पता चला कि मुझे आँख की बीमारी है। मैं समान आकृति वाले अक्षरों को पहचान नहीं पाती थी। बताया गया कि कुछ ही समय में मेरी दृष्टि चली जाएगी। माँ और पिताजी बहुत दुखी थे। आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में दुख, दर्द और उदासी स्वाभाविक है, परंतु हमारे घर के वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। माता पिता को मेरा सलाम। उन्होंने सब कुछ सामान्य ही रखा। पिता पहले खुद को क्रियाकलाप या गतिविधि करते, फिर मुझे सिखाते। हाँ, मुझे वस्तुओं, रंगों को देखने और पहचानने को अधिक कहा जाने लगा। जो कुछ भी दृश्यमान था, उसे आत्मसात कराने की चेष्टाएं बढ़ गई। मेरी दृष्टि की कमी का अगर तालाबें पता चला था, परंतु वहाँ चिकित्सा की कोई सुविधा न थी। स्कूल में मोटी चीज़ों, रंगों की पहचान कर सकती थी, वहाँ मुझे डराया नहीं गया था।
अपने अंधेपन से तो नहीं, हंसते हुए। हाँ, कॉकरोच से डर गई थी और एक बार मक्खी नाक में घुस गई थी तो भी डर गई थी। साक्षात्कारकर्ता देखिए, आपकी पढ़ाई का क्या हाल हुआ? प्रीति मौर्य, पिता का तबादला होने पर हम दिल्ली आ गए। 8वीं कक्षा तक विद्यालय की आयरिश नन ने बहुत सहायता की। जुबानी गणित में अच्छा कर लेती थी। अलजेब्रा मेरे लिए एक चुनौती था, हंसते हुए। अब भी अच्छा नहीं लगता। मैं सीनियर कैम्ब्रिज उसी विद्यालय में करना चाहती थी, परंतु अपनी नन अध्यापिका के जाने के बाद मुझे किसी अन्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गया। मैं पूरी तरह दृष्टिहीन हो चुकी थी, उदास स्वर में। इस बीच में पिता हृदय रोग के शिकार हो गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कितनी गहराई से महसूस करते होंगे वे मेरी दृष्टिहीनता को, पर उन्होंने अपनी उदासी और खिन्नता को छिपाकर रखा। अनेक उथक प्रयासों ने ही मुझे निष्क्रिय होने से बचा लिया। साक्षात्कारकर्ता, फिर आप स्कूल में ही गई क्या? प्रीति मौर्य, नहीं, मुझे किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिला। मुझ जैसी लड़कियों के लिए आज भी बहुत कम विद्यालय है। मैं उन दिनों सबसे छिपाकर रात को बहुत रोती। हर सुबह पिताजी की ओर से रेडियो चलाते थे। कबीर का दोहा सुना, गुस्सा आता तो इसे ही बोलती जाती। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो ही। और इकबाल की ये पंक्तियां भी सुनी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इनका असली मतलब जब मैं समझ में आया तो मानो जिंदगी की डोर हाथ में आ गई। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रीति मौर्य जैसे एक अंध लड़की का साक्षात्कार लिया गया है, जो जन्म से तो अंधी नहीं है। 6 वर्ष की आयु के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी दृष्टि किसी शारीरिक कमजोरी की वजह से चली गई और वो दृष्टिहीन अंध हो गई। तो जब साक्षात्कारकर्ता इस लड़की का साक्षात्कार लेने के लिए आते हैं तो वो खुद जूस बनाकर अपने हाथों से पकड़कर लेकर आकर साक्षात्कारकर्ता को देती है। तब वो साक्षात्कारकर्ता आश्चर्यचकित होकर उस लड़की की ओर देखता है कि प्रीति जी ये क्या? तब प्रीति कहती है, हाँ, मैं अपना सारा काम स्वयं ही करती हूँ, इसकी मुझे आदत है। एक अंध व्यक्ति को इस तरह कहते हुए सुने, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। आँख होते हुए भी हम सीधा अपना काम नहीं कर पाते बच्चों। एक अंधी व्यक्ति अपना सारा काम खुद करती है तो सोचो उसने अपने कमजोरी पर किस तरह विजय पाया होगा। समझ में आ गया? और जब साक्षात्कारकर्ता उससे पूछते हैं कि क्या आप जन्म से अंधी हैं? तो नहीं, 6 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी दृष्टि कमज़ोर पड़ती गई। जब मुझे अस्पताल में चेकअप कराया गया तब डॉक्टरों ने बताया कि किसी शारीरिक कमजोरी के कारण मेरी दृष्टि जाएगी आने वाले कल में और मैं अंधपन का शिकार हो जाऊंगी। फिर भी जब अपने बच्चों के बारे में इस तरह के वाक्य सुनते हैं पेरेंट्स, तब उनके दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीती है सोचिए। पर इनके माता पिता बहुत धैर्यवान थे। इन्होंने कभी इस सोच और इस चीज़ का डर अपने मुख पर नहीं बताया, ताकि अपनी लड़की को आने वाले कल के लिए तैयार करने की कोशिश की। उन्होंने हर चीज़ का उन्हें एक अंधे व्यक्ति को किस तरह अपना काम करना चाहिए इसका प्रशिक्षण उन्हें घर में ही देने जाने लगा। मोटी चीज़ों को पकड़कर पहचानना, महक से, खुशबू से पहचानना चीज़ों को, वस्तुओं को, रंग से पहचानना, चलने की कोशिश करना, इस तरह से इनका प्रशिक्षण घर में ही शुरू हुआ। जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पर आंखों के इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। फिर इनके पिताजी का ट्रांसफ़र यानी तबादला दिल्ली शहर में हुआ।
तब इन्होंने एक विद्यालय में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। वहाँ पर एक नन ने, ओके, आयरिश नन ने उनकी पढ़ाई में बहुत मदद की, मगर फिर नन के चले जाने के बाद विद्यालय वालों ने इनसे कहा कि आपको किसी एक अंध विद्यालय से शिक्षा लेनी होगी। और इसी बीच उनके पिताजी का हार्ट अटैक से, हृदय रोग से निधन हो गया। और प्रीति जी आगे बताती है कि रात में कभी कभी मैं उठकर रोया करती थी ताकि कोई घर वाले उनके आंसू न देखे। और उनके पिताजी रेडियो चलाते थे, तब रेडियो से वे कबीर के दोहे सुनते थे। दोहा था, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो ही। इसका अर्थ है कुम्हार यानी पॉटरमैन मिट्टी को पैर से खुंदल खुंदल कर नर्म बनाकर उससे मिट्टी के घड़े बनाता है। पता है ना आपको? तो यहाँ पे कल्पना की गई है जब कुम्हार माटी को पैरों से खुंदलता है यानी रौंदता है, तब वो माटी कहती है कि क्या कहती है? देखो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, ऐ निर्मोही ऐ निर्दय, तू मुझे पैरों से क्या रोंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं मेरे पैरों से तुझे रोन दूंगी, खुद लूंगी। इसमें इंस्पिरेशन, प्रेरणा है। देखिए, माटी को भी गुस्सा आकर वह अपने हक के लिए लड़ रही है। ओके, आगे इकबाल जी की पंक्तियां भी यहाँ पर वे सुनती थी। पंक्तियां इस तरह थी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। देखो, तकदीर के भरोसे मत जियो, तकदीर पर मत रहो, खुद ही को बुलंद करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने ध्येय सिद्धि के लिए इस्तेमाल करो और अपना गोल पूरा करो। तब खुदा आपसे पूछेंगे, ऐ बंदे बता तेरी मर्जी क्या है, रजा क्या है। अपने आप को कमजोर मत समझो। समझ में आ गया बच्चों? आज हम यहीं पर रुकेंगे। यहाँ तक का भाग आप एक बार साइलेंट रीडिंग कीजिए। बढ़िया बच्चों, अब हम यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों आपको पेज नंबर 89 पर। तो फर्स्ट प्रश्न है, दृष्टिहीन लोग अपने काम स्वयं कैसे कर लेते हैं? प्रीति मोंगा के स्कूली जीवन के बारे में बताइए। ओके, इन प्रश्नों को हम पढ़कर जानेंगे। ओके, आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 176 देखिए। दृष्टिहीन लोग अपने काम स्वयं कैसे कर लेते हैं? उत्तर है, दृष्टिहीन लोग अपने काम स्वयं करने की कोशिश करते हैं। दृष्टिहीन लोग सफ़ेद छड़ी का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद छड़ी में कामपन शक्ति होती है। इसमें स्पर्श, स्वाद, श्रवण, गंध ऐसी शक्तियाँ होती है जो मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। घर में वस्तुओं, रंगों को देखने और पहचानने की शक्ति होती है। पाठशाला में उनका सूक्ष्म ग्रहण शक्ति के द्वारा वस्तुओं को शीघ्र पहचान सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रीति मोंगा के स्कूली जीवन के बारे में बताइए। उत्तर है, प्रीति मोंगा एक दृष्टिहीन लड़की थी। प्रीति मोंगा पढ़ाई के लिए पाठशाला में प्रवेश की। उसकी उम्र 6 वर्ष की थी। वह आँख की बीमारी से दृष्टिहीन बन गई। वह समान आकृति वाले अक्षरों को नहीं पहचान
सकती थी। वह आँख की बीमारी से दृष्टिहीन बन गई। वह पाठशाला में अध्यापकों की सहायता से वह अक्षरों को पहचानना लिखना करती थी। बाद में वह अपने पिता के तबादले के कारण दिल्ली पहुंची। उसको गणित की समस्या थी। अलजेब्रा उसके लिए एक चुनौती था। प्रीति मोंगा ने सीनियर कैम्ब्रिज उसी विद्यालय में करना चाहती थी, लेकिन उसे अन्य विद्यालय में दाखिल होने की बात कहा गई। तब से उसकी पढ़ाई रुक गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से सारे प्रश्न और उसके उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में और स्टडी मटेरियल में भी दिए हुए हैं। ध्यान से एक बार पढ़िए और इन सारे उत्तरों को लिखने की कोशिश कीजिए। आज का अपना साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज, क्लास 10th क्लास, HW learn and write question answers from lesson 12 textbook page number 87 and 89. Textbook page number 87 and 89 in HW 1. ओके, यहाँ पर पेरेंट्स साइन लेना है आपको और यहाँ पर टीचर्स का साइन आएगा आपको जब स्कूल शुरू होगा। ठीक है, तो पेरेंट्स साइन लेकर अपना किया हुआ होमवर्क जो आपको स्कूल का मेल आई डी दिया है बच्चों, उस मेल आई डी को भिजवा दीजिए। समय में भिजवाइए, कोई पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर हम आज लिखेंगे इस पाठ का शेष भाग अगले सेशन में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।